हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मम्मी जी, मैंने कांता से बात कर ली है। 3 दिन वो खाना भी बना देगी। सुबह तो वो इनका टिफिन पैक करके चली जाएगी। बस आपको अपना और पापा जी का लंच खुद ही परोसना होगा। आप कहोगे तो आटा गूंथ कर फ्रिज में रख जाएगी और आप चाहोगे तो आपके और पापा जी की रोटियां सेक जाएगी। रायते की भी पूरी तैयारी कर जाएगी। बस फ्रिज से रायता निकालकर नमक आपको डालना होगा। बस 3 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी। रिया अपनी सासू माँ से कह रही थी। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका? अब वहाँ है ही कौन? खाली दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे। वैसे तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। रिया की सासू माँ ने कहा। जब माँ थी तब भी आप जाने नहीं देती थी। माँ के पास कभी 4 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का यही तो नुकसान है। मैं कुछ नहीं करती एक कहते रहते हो, लेकिन कहीं भी जाने की बात हो तो आपका मुंह फूल जाता है। रिया ने मन ही मन सोचा, लेकिन अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम 5 बहनों के साथ है। माँ दिल में तो हमेशा ही रहेगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं, माँ की यादें हैं। केवल खिड़कियां और दरवाजे ही नहीं हैं, माँ की खुशबू है। हम 5 बहनों ने तय किया है कि हर साल 2 बार अपने मायके में इकट्ठे होंगे और माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। बच्चे को भी ले जा रही हूँ, आज शाम को जा रहे हैं, रिया ने सासू माँ से कहा। रिया की सासू माँ भी और सासों से कुछ अलग नहीं थी। जब भी वो रिया से कोई भी बात करती तो उसमें एक बात कोई न कोई ताना जरूर होती थी। लेकिन शादी के 15 साल रिया को इन सब की आदत हो गई थी। उसे अब उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था। उसकी सासू माँ बस जुबान की ही तेज थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। वो जानती है कि उसके जाते ही मम्मी जी उसे बार बार फोन करेंगी और कहेंगी कि तू संभाल आकर तेरी गृहस्थी, तूने हम सबकी आदतें खराब कर दी हैं। 5 बहनों की सबसे बड़ी बहन रिया ससुराल की इकलौती बहू है। रिया 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक अदद बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 5 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में उसकी माँ 5 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वो तो रिया के बाबूजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो 5 बेटियों के साथ माँ या तो भीख मांगकर गुजारा करती या दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर अपनी 5 बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि रिया के कोई भाई नहीं था। लेकिन माँ कहती थी कि मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपने माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ से जन्मे बच्चे हो वही मायका है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया। माँ ने मरने से पहले 5 बहनों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तब एक घर ही तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए यहाँ चली आना। 5 बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। रिया के पति अजय, एक भाई और 2 बहन हैं। अजय की शादी से पहले ही उसकी दोनों बहनों की शादी हो गई थी। रिया 3 दिन के लिए इसलिए ही जा रही है क्योंकि बाद में उसकी बड़ी ननद आ जाएगी। रिया ने घर का काम खत्म किया। उसने सारा ग्रोसरी का सामान चेक किया और जो भी सामान कम था उसकी लिस्ट बना दी थी। उसने फोन पर सारा सामान स्टोर पर लिखवा दिया था। शाम को उसके जाने से पहले ही सारा सामान आ जाएगा और वो सारा सामान किचन में व्यवस्थित करके जा सकेगी। उसके पीछे से घर के लोगों को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रिया ने बच्चों को भी पहले से ही बोल रखा था कि अपना छुट्टियों का होमवर्क खत्म कर ले, नानी के घर पूरी तरीके से मस्ती कर सके। फिर बुआ अपने बच्चों के साथ आ जाएगी। होमवर्क फिनिश? रिया ने पूछा। मम्मी, मेरा तो फिनिश हो गया, लेकिन ओम का होमवर्क अभी तक फिनिश नहीं हुआ, रिया की बड़ी बेटी सालू ने कहा। ओम बेटा, तुम भी अपना होमवर्क फिनिश कर लो, कपड़े समेटती हुई रिया ने कहा। रिया अपने पति अजय की 3 दिनों की ड्रेसेस अलमारी से बाहर निकालकर रखकर जाने वाली थी। नहीं तो अपने कपड़े ढूंढते हुए अजय बहुत खींचेंगे और पूरा कमरा फैलाकर रख देंगे। रिया को तभी सब्जी वाले की आवाज सुनाई दी। वो सब्जी खरीदने दौड़ पड़ी।
माँ के बाद वो पहली बार पूरे तरीके से चिंता मुक्त होकर अपने मायके जाना चाहती थी। वो वहाँ अपनी यादों में कोई व्यवधान नहीं चाहती थी। सब्जियां साफ करके उसने करीने से फ्रिज में रख दी थी। आज रिया एकदम फुर्ती से अपने सारे काम निपटाती जा रही थी। शाम को अजय जब ऑफिस से आ गए तो उन्हें चाय नाश्ता कराकर रिया अपने सास ससुर के पैर छूकर दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई थी। अजय उसे और बच्चों को छोड़कर आ गया था। रिया ने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीजें करीने से रखी हुई थी, बस थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। रिया ने सारे घर की साफ सफाई की और अपनी बहनों का इंतजार करने लगी। एक एक करके पांचों बहनें आ गई थी और माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर पांचों ने एक साथ कहा, माँ हमारा मायका आज भी जिंदा है। पांचों बहनें माँ की तस्वीर के आगे खड़ी थी। देखो दीदी, माँ के चेहरे पर कितना तेज है। दूसरे नंबर की बहन ने कहा, हाँ पिंकी, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने आज तक भी किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया था। ये उनके आत्मविश्वास, सच्चाई और ईमानदारी की चमक है। रिया ने कहा, हाँ दीदी, मैंने एक बार नाना जी को कहते सुना था कि बेटा, तू जब विधवा हुई थी तब ही तूने मुझसे एक भी पैसे की मदद नहीं ली। जो भी खर्च हुआ था सब वापस लौटा दिया। मुझे अपनी खुददार बेटी पर गर्व है। तीसरी बहन सुमी ने कहा, माँ कितने बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। माँ के हाथों में तो जादू था। कितनी ही कोशिश की मैंने, लेकिन माँ जैसे पराठे नहीं बना पाती। जब माँ थी तब मेरे आने से पहले ही माँ पराठों की सारी तैयारी कर लेती थी। फिर क्या गर्म गर्म मुलायम पराठे बनाती थी। मैं तो वहीं किचन में स्लैब पर रखकर पराठे खाती जाती थी। माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, बाहर कमरे में आराम से बैठकर खा। सबसे छोटी बहन मधु ने आंखों में भर आए आंसू पोंछते हुए कहा, मधु माँ की सबसे लाडली बेटी थी। मधु शायद 6 महीने की भी नहीं थी जब पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे। हम चारों बहनों के एक एक करके ससुराल चले जाने के बाद केवल मधु ही तो माँ के साथ रह गई थी। मधु और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस जमीन को ढूंढा था और फाइनल किया था, जिस पर माँ ने मधु की शादी और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक छोटा सा घर बनाया था। मधु, आज तेरी रिया दीदी तुझे माँ के जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। रिया ने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया था। पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर लें, फिर पराठे बनाते हैं, सुमी ने कहा। चाय की शौकीन चौथी बहन सीमा ने कहा, हाँ दीदी। चाय नाश्ते के बाद रिया ने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। तब ही सीमा ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं गूंथ देती हूँ। सीमा, पराठे के लिए नरम आटा गूंथना, रिया ने कहा। तब ही बाकी की तीनों बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गई थी। दीदी, हम कुछ मदद करें? तीनों ने पूछा। नहीं, एक तो किचन में 2 ही लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी। और दूसरा, तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगे, रिया ने कहा। रिया पराठे के लिए लहसुन छीलने लगी। सीमा आटा गूंथ रही थी। लहसुन का एक एक छिलका उतरता जा रहा था और रिया के मन में माँ और उनके आलू के पराठों की याद फिर से ताजा हो गई थी। रिया तब स्कूल जाती थी और पापा भी उनके साथ थे। जिस दिन माँ टिफिन में आलू पराठा देती थी, उस दिन रिया को स्कूल में भूखा ही रहना पड़ता था। माँ के हाथ में कुछ जादू था या उनका प्यार था, पता ही नहीं, कुछ तो था। रिया का टिफिन जैसे ही खुलता था, सारे फ्रेंड्स उस पर टूट पड़ते थे। जब माँ को घर पर आकर बताती तो माँ पहले तो खूब हंसती, उसके बाद गंभीर होकर कहती थी कि अब से रोटी बनाकर ही रखूंगी। तब रिया कहती, नहीं माँ, मुझे तो आपके हाथ के पराठे ही चाहिए। माँ के आलू के पराठों ने भी रिया के साथ साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर तय किया। बाद में रिया भी माँ की घर के कामों में मदद करने लगी थी, क्योंकि माँ को भी ऑफिस जाना होता था। लेकिन ले जाने के लिए आलू के पराठे माँ से ही बनवाती थी। मधु को ही नहीं, उन 5 बहनों को माँ के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद थे। अरे दीदी, कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी है, मेरे हाथ आटे में सने हैं, सीमा ने कहा। चल दिखा तो सही, आटा नरम तो गूंथा है ना? रिया ने गैस बंद करते हुए कहा। थोड़ा पानी डालकर नरम करना पड़ेगा, रिया ने कहा। इतने में मैं प्याज काट लेती हूँ, सीमा ने कहा। कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू छीले। रिया ने माँ के जैसे ही आलू फोड़े और उसमें कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, सौंफ, अनारदाना, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया।
रिया ने खुद मसाला चखा और सीमा को भी चखाया। वाह दीदी, मसाला तो बहुत हद तक माँ जैसा बनाती थी वैसा ही है, सीमा ने अपनी उंगली चाटते हुए कहा। बिल्कुल माँ जैसा तो बन भी नहीं सकता, पराठा बेलती हुई रिया ने कहा। जा सीमा, चटोरी मधु को बुला ला, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाती हूँ, बच्चों को भी बाद में दूंगी। तवे पर पराठा डालती हुई रिया ने कहा। मधु जब तक आई तब तक एक पराठा सिक गया था। रिया ने पराठे पर अमूल बटर लगाया, माँ के हाथ से बना हुआ नींबू का अचार निकाला, मधु को अचार के साथ पराठा दिया और मधु वहीं शेल्फ पर प्लेट रखकर खाने लगी। किचन के दरवाजे पर खड़ी सुमी, पिंकी और सीमा बड़े प्यार से मधु को पराठा खाते हुए देख रही थी। रिया ने आंखों की कोरों तक आ गए अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सीमा, अंदर आकर जरा सारी प्लेट्स तो लगा दे, 2 तवे चढ़ा लेती हूँ, मैं बेलती जाऊंगी, तू फटाफट सेक लेना। बिल्कुल दीदी, चल मधु, अब तू बाहर जाकर पराठा खा, सीमा ने कहा। कुछ देर में सुमी आ गई और कहने लगी कि दीदी, अब आप दोनों भी गरम गरम पराठे खाओ, हम सब ने तो खा लिया, आपके लिए मैं बना देती हूँ। दीदी, सुमी, माँ को भी तो ऐसे ही जबरदस्ती किचन से बाहर भेज देती थी, सीमा ने कहा। दीदी, हर बात पर माँ क्यों इतनी याद आ रही है, बर्तन समेटकर आ गई मधु और पिंकी ने कहा। पगली, माँ कभी भूलती है क्या जो याद आएगी, जब तक सांसें हैं तब तक माँ और माँ की बातें हैं। मायके में आई 5 बहनों का खाना पीना हो गया था। 5 बहनों ने हॉल में स्थित फर्नीचर को एक तरफ किया और हॉल में ही 5 के बिस्तर बिछा दिए। बच्चों को पहले ही कमरे में सुला दिया था। सबसे छोटी बहन मधु की तो शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। बाकी 4 बहनों के बच्चे इतने बड़े तो हो गए थे कि माँ के बिना अकेले सो सकते थे। वैसे भी उनकी माएँ हाल में ही तो सो रही थी। जब माँ थी तब भी अगर 5 बहनें एक साथ इकट्ठा होती थी तो इसी तरह बिस्तर बिछाकर सब एक साथ ही सोते थे। इतनी बड़ी होने के बाद भी 5 बहनें इस बात को लेकर झगड़ती थी कि माँ के पास कौन सोएगा। बाजी हमेशा मधु और सीमा ही जीती थी, दोनों सबसे छोटी जो थी। कभी कभी जब पहले नंबर की रिया और दूसरे नंबर की पिंकी झूठ मूठ नाराजगी दिखाकर कहती कि माँ, आपने तो हमें पहले ही अपने से दूर करके ससुराल भेज दिया है और जब 2 दिन के लिए आते हैं तब भी आपकी ये दोनों लाडलियां आपको पकड़कर बैठ जाती हैं। तब अविवाहित मधु और सीमा दोनों ही कहती कि अरे दीदी, नाराज क्यों होती हो, आप सो जाओ माँ के पास। तब उनकी माँ वृंदा कहती कि मेरे बाद भी 5 बहनें ऐसे ही हिल मिल कर रहना, कभी किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेने देने में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले मुझे 19-20 का अंतर हो गया होगा, लेकिन प्यार मैं तुम 5 को करती हूँ। माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। माँ, हम 5 हमेशा ऐसे ही रहेंगी, तुम्हें तो हम कहीं जाने नहीं देंगी, तुम तो फुल सेंचुरी बनाकर ही आउट होगी। सबसे बड़ी बेटी रिया कहती। लेकिन माँ कहाँ सेंचुरी बना पाई थी, माँ को हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। रिया ने फोन पर हालचाल पूछे थे। माँ की आवाज से उसे माँ की तबीयत कुछ खराब लगी थी। रिया माँ से मिलने आ गई थी। रिया ही माँ को हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर को भी कोई चिंता वाली बात नहीं लगी थी, लेकिन माँ का बुखार उतर ही नहीं रहा था। रिया और पिंकी दोनों ने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। कई टेस्ट होने के बाद पता चला था कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया था। तीसरी बहन सुमी और सबसे छोटी बहन मधु भी माँ से मिलने आ गए थे। सीमा दूसरे शहर में रहने के कारण नहीं आई थी। डॉक्टर माँ का ट्रीटमेंट शुरू करते उससे पहले ही माँ दूसरी दुनिया के सफर पर निकल गई थी। अगले दिन सीमा ने माँ को गहरी नींद में सोए हुए पाया। सीमा को आज भी इस बात का मलाल है कि वो अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी, नींद नहीं आ रही है, मधु ने कहा। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, ऐसा कहकर 5 बहनें एक के बाद एक उठकर बैठ गई थी। दीदी, मैंने तो पापा को कभी नहीं देखा था, जब पापा चले गए थे तब माँ ने कैसे हम सबको संभाला, मधु ने पूछा। मैं भी छोटी थी, लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोदी में उठाए मेरी उंगली पकड़े रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी। माँ ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। मैंने और पिंकी ने सीमा और सुमी का हाथ पकड़ रखा था। बस में बैठकर हम सब वापस शहर आ गए थे। रिया ने कहा। दीदी, माँ रात रात भर जाकर कुछ पढ़ती रहती थी। पिंकी ने कहा। हाँ, माँ को पापा की जगह नौकरी जो चाहिए थी। माँ की शादी जल्दी हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। जिस साल पापा की मृत्यु हुई थी उसी साल माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते सीमा रोने लगी थी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमजोर क्यों पड़ रही है?
रिया ने सीमा को गले लगाते हुए कहा, सीमा दीदी, आपको इतनी पुरानी बात याद कैसे है? मधु ने पूछा। माँ से ही कभी सुना था। सीमा ने कहा, मुझे तो अब नींद आने लगी है, मैं तो बताना ही भूल गई। कल चाची आने वाली हैं, बेचारी बड़ी परेशान है। सुमी ने कहा। पांचों बहनें निद्रा रानी की गोद में समा गई थी। माँ की गोद तो अब उनके नसीब में रही नहीं थी। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या जरूरत है? सुमी ने सुबह तकिए में अपना सिर घुसाते हुए कहा। फिर सुमी एकदम से जाग गई। माँ तो अब है नहीं। अभी सुमी सोच ही रही थी कि पूजा वाले कमरे से रिया बाहर आई। रिया ने माँ के जैसे ही सुमी से कहा कि कब तक सोती रहेगी, उठकर फ्रेश हो जा, पिंकी चाय बना रही है, जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक चाय पी चुके हैं, चाची आने ही वाली होगी। सुमी दीदी, आपका ससुराल में काम कैसे चलता होगा? आपकी सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं है। बाथरूम से अभी अभी निकलकर बाहर आई, अपने बात सुखाती हुई मधु ने कहा। मधु, ससुराल अच्छों को सुधार देता है, सुमी दीदी की क्या बिसात। सीमा ने हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी, जल्दी कर। चुपचाप सबकी बातें सुन रही सुमी ने रिया से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुमी ने अपने बिस्तर समेटते हुए कहा। जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। रिया मन ही मन सोचते हुए मधु और सीमा को प्रसाद देने लगी। पांचों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए। पांचों ने नाश्ता किया और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर ली थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। रिया ने अपनी चारों बहन की पसंद को ध्यान में रखकर बेसन गट्टे और भरवा मिर्च बनाई थी। रिया को कुकिंग का शुरू से ही शौक था, तो उसने अपनी माँ से काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को माँ की कमी महसूस ना हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए माँ को बनाया, और जब माँ को अपने पास बुलाने की सोचने लगे तब बड़ी बहन को बनाया। मधु को तो रिया ने अपनी गोदी में खिलाया था। बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्षमय जीवन ने रिया को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था, उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज्यादातर परेशानियां उसी से शेयर करती थी। वो माँ की सहेली भी बन गई थी। माँ ने मरने से पहले उसे कहा भी था कि रिया, तू ही वो डोर है जो मेरी माला के पांचों मोतियों को पिरोकर रखेगी। तुम पांचों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। रिया ने माँ से कहा था। बेटा, तेरे ताऊ जी हमेशा मुझे सुनाते रहे हैं कि देखना, बिन भाई की तेरी बेटियां तेरे बाद पीहर की दहलीज को तरसेंगी। उनको चिढ़ होती है कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। माँ ने कहा, ये सब बातें बाद में माँ, मुझे सब पता है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। मायका क्या केवल भाई से ही होता है क्या? माँ, तो माँ के जने बच्चों से भी हो सकता है, वो चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। रिया ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू ना जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची। माँ ने रिया के गाल सहलाते हुए कहा। रिया ने अपने गालों पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। दीदी, सब हो गया है, आटा गूंथ गया है, रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया है, सलाद भी काट कर रख दिया है। जब खाना खाना होगा रोटियां सेक लेंगे। सुमी ने कहा। हाँ हाँ, चल बाहर चलकर बैठते हैं। अतीत से वर्तमान में लौटती हुई रिया ने कहा। दरवाजे की घंटी भी बज गई थी, शायद चाची आ गई थी। सुमी और रिया जब तक रसोई से बाहर आए तब तक सीमा ने चाची के लिए गेट खोल दिया था। पांचों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गई। रिया के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। रिया के ताऊ जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। रिया की चाची के सिर्फ 2 ही बेटियां थी। एक बेटे के लिए चाचा चाची दोनों ने खूब प्रयास किए, पूजा पाठ करवाए, मंदिरों के खूब चक्कर काटे, लेकिन चाचा चाची को पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सका था। रिया के चाचा चाची ने ताऊ के एक बेटे आनंद को गोद ले लिया था। आनंद को खुद को भी तब समझ थी कि उसके असली माता पिता कौन है, अतः आनंद का स्नेह अपने सगे माता पिता के प्रति हमेशा ही बना रहा। वाकई में वो अपने दत्तक माता पिता यानी चाचा चाची से अपने सगे माता पिता को ज्यादा मानता था। आनंद की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। रिया को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। पांचों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी जी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे अभय को गोद ना लेकर बिल्कुल सही किया।
आज आप पांचों बहनों को भाभी जी के संजोए ख्वाबों जैसे आशियाने में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। काश मैंने भी भाभी जी की बातों को सुना होता। चाची, आपकी बेटियों को तो भाई मिल गया, हम बेचारियों जैसी बिन भाई की तो नहीं है, सीमा ने कहा। सीमा का स्वभाव था कि खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना ना रहे। रिया ने सीमा को चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चाची से कहा, चाची आप इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही कहती रहती है। रिया जी, सीमा जी सही कह रही हैं। भाभी जी ने जब मुझे समझाया था तब मैंने यही कहा था। भाभी जी जितनी बहादुरी और हिम्मत मुझ में तो कभी थी ही नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाभी ने अभय को गोद लेने से इनकार कर दिया था। चाची ने कहा, चाची आप सुनाओ ना, उस दिन क्या हुआ था? रिया ने बात पलटने के लिए कहा, भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने पैतृक गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक शपथ पत्र बनवा लाए और भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। इस पर क्या लिखा है? भाभी जी ने कागज हाथ में लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम अभय को गोद ले रही हो, यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। बड़े भाई साहब ने कहा, उन 11 दिनों में घर में खर्च हुआ एक एक पैसा आपकी माँ ने ही दिया था। भाई साहब किसी न किसी बहाने से पैसे मांग लेते थे। जिस भाई ने अपने भाई की अंत्येष्टि में एक ढेला तक खर्च नहीं किया, वो उसकी बेवा और बच्चियों को भला क्या देखभाल करता। ये शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी। मेरी तो खुद की ही तब नई नई शादी हुई थी तो मैं केवल मूक दर्शक थी। नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चियों की किस्मत में भाई, तो भगवान मेरी गोद में 5 छोरियां डालता ही क्यों? आपकी माँ ने विनम्रता से कहा। चाची, माँ ताऊ जी से बात करती थी? रिया ने पूछा। रिया जी, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, नहीं तो पहले के जमाने में जेठ और ससुर से कहाँ बात करते थे। उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। फिर क्या हुआ? मधु ने पूछा। अरे पहले कुछ चाय नाश्ता हो जाए फिर सुनते हैं, पिंकी ने उठते हुए कहा। पिंकी जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, चाची ने कहा। पिंकी चाय बनाकर ले आई और साथ में पार्ले जी बिस्किट भी। कितने ही तरह के मार्केट में बिस्किट आ जाए, लेकिन जो मजा चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खाने में है वो और कहाँ। चाय में बिस्किट डुबोते हुए मधु ने कहा, अभय को गोद नहीं लोगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे? मझले के जाने के बाद उसकी जगह नौकरी तेरा भतीजा अभय ही तो करेगा। कल पगड़ी की रस्म भी होनी है तो अभय को ही तो पगड़ी बांधेंगे। भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी। भाभी जी समझ गई थी कि अगर नौकरी अभय को मिल गई तो भाभी जी और आप पांचों बहन दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। नहीं, अभय जी को गोद नहीं लूंगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात तो उसके लिए मैं आवेदन करूंगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। चाची, माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत बनी रही। सुमी ने कहा, तेरी जैसी कमजोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्यों को निभाना जानती थी तो अधिकारों के लिए लड़ना भी, पिंकी ने कहा। देखो ना रिया दीदी, सुमी ने कहा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पिंकी ने कहा। पिंकी की बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। और पगड़ी की रस्म का क्या, वो भी तू ही पहन लेगी? भाई साहब ने व्यंग्य से कहा। हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी है, भाभी जी ने बिना डरे दृढ़ शब्दों में कहा। रिया जी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए। पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं, लेकिन भाभी जी तो किसी और मिट्टी की ही बनी हुई थी, चाची ने कहा। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम पांचों बहनों को ही दे दिया था, रिया ने कहा। इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी औरतों के पगड़ी बंधी है जो इसके बनेगी, भाई साहब ने गुस्से में कहा। भाई साहब, मैं अभय जी को गोद नहीं लूंगी। आपकी माँ ने भी कह दिया था, तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती, भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा। 10वीं पास कर लूंगी, भाभी जी ने कहा था। सरकार तेरे लिए इंतजार नहीं करेगी, कब महारानी जी 10वीं पास करे और कब उन्हें नौकरी दे, भाई साहब ने कहा। भाई साहब, इसी साल 10वीं पास कर लूंगी, भाभी जी ने कहा था। आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी, बड़ी भाभी जी ने कहा। माफ करना भाभी जी, आज तक इस घर में कोई औरत भरी जवानी में भी विधवा भी नहीं हुई है, आपकी माँ ने कह दिया था।
आपकी माँ के सख्त लहजे और आत्मविश्वास ने बड़े भाई साहब और भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। चाची ने कहा, और चाची पगड़ी रस्म का क्या हुआ? सीमा ने पूछा। सीमा जी, पगड़ी रस्म नहीं हुई। बड़े बुजुर्गों और पंचों ने पूछा तो भाई साहब ने सारा ठीकरा अपनी माँ के सिर पर फोड़ दिया था। चाची ने कहा, आपकी माँ भी घूंघट डालकर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई थी। चाची ने कहा। फिर मधु ने पूछा, अभय जी की पगड़ी रस्म हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं उन्हें गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। अगर सभी पंच लिख कर दे कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। भाभी जी ने हाथ जोड़कर कहा। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत थी कि 5-5 बच्चियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब भाभी जी को कोसते हुए एक एक करके निकल लिए। चाची ने कहा, चाची माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं? सीमा ने पूछा। पगली माँ पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पगड़ी ना बांधने का निश्चय किया। रिया ने कहा, वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहा था कि भाभी जी को कह दूं कि मेरी झांसी की रानी तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नजाकत देखकर चुप रह गई थी। चाची ने कहा, सुमी जी, आपकी माँ जैसी हिम्मत बिरले ही लोगों में मिलती है। चाची ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो आप चाची, हम पांचों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं है। पिंकी ने कहा, आज भी जब कभी सोचती हूँ तो माँ पर गर्व होता है कि हम उनकी बेटियां हैं। अरे रिया जी, आप बहनें भी अपनी माँ की जैसी हिम्मती हैं। आपकी माँ की हिम्मत आप लोग ही थे। भाभी जी, आप पांचों को अकेले घर छोड़कर नौकरी पर जा पाई थी, नहीं तो बेटियों को माँ की फिक्र को एक माँ ही समझ सकती है। हम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन आज भी अकेले औरतों वाला घर देखकर सोचती भी अपने आप को पहलवान से कम नहीं समझते। रिया जी, जब सुमी जी का अंतरजातीय विवाह हुआ था, आप और पिंकी जी ही हिम्मत के साथ भाभी जी के साथ खड़े रहे थे। चाची ने कहा, अरे चाची, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सुमी की खुशी में ही हम सबकी खुशी थी। पिंकी ने कहा, और भी कितनी ही घटनाएं हैं जब आप बहनों ने हिम्मत दिखाई है। रिया जी, आपकी ननद के ससुराल वाले जब उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, तब भी आप ही ने उन्हें धमकाया था। आपने ही अपनी ननद को हिम्मत दी थी। जब ननद के ससुराल वालों में देखा कि उनकी बहू अकेली नहीं है तो उनके हौसले पस्त हुए थे। चाची ने कहा, अरे चाची, वो तो बस नंदोई जी को अपने पति होने का फर्ज निभाया था। रिया ने कहा, भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा हुआ था? अभय जी, अतुल जी और आनंद तीनों एक तरफ हो गए थे। आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन आप पांचों ने भी कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार हम ही करेंगे। चाची ने कहा, हाँ चाची, आनंद भैया तो नाराज होकर चले ही गए थे। मधु ने कहा, कैसे कहकर गए थे कि अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दे। सुमी ने कहा, वही तो, आप चारों बहनों ने माँ को कंधा दिया था और रिया जी ने मुखाग्नि। चाची ने कहा, और सीमा जी ने तो स्वर्ग तो बेटा मुखाग्नि दे तब ही मिलता है के जवाब में कुछ अच्छी सी बात भी कही थी। चाची ने याद करते हुए कहा, आत्मा न नर है न नारी, जो बेटे जिंदा रहते माँ बाप का जीवन नरक बना देते हैं, उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को कौन सा स्वर्ग भला कैसे मिलेगा। हमारी माँ की अंतिम इच्छा तो हम बहनें पूरे करेंगे ही। सीमा ने चाची की बात पूरी की। बहादुर माँ की बहादुर बेटियां हैं आप। चाची ने कहा, चाची, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारियां कर रखी हैं। रिया ने कहा, हाँ चाची, मुझे तो भूख भी लग रही है। मधु ने कहा, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची के हाथ से ही गर्म रोटी खा लो, वैसे भी हम औरतों को गर्म रोटी कहाँ नसीब होती है। चाची ने कहा, क्यों चाची, आनंद भैया की पत्नी आपकी बहू क्या नाम है, बनाकर नहीं खिलाती क्या? सुमी ने कहा, अरे स्नेहा, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वो तो बड़ी भाभी जी के कहने में ही चलती है। उसके दिमाग के टावर को सिग्नल तो वहां से मिलते हैं। आनंद को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप बहनों को माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज पांचों बहनें कितने इत्मीनान से अपनी माँ के बनाए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी पुलकित हो रही होंगी। चाची ने कहा, चाची, ये सब बातें छोड़िए, मैं और पिंकी रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटियों के हाथ का ही खा लो। बहुत मनाने के बाद चाची मान गई थी। रिया और पिंकी ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया।
सब लोग खा ही रहे थे कि वो दोनों भी अपना खाना लेकर आ गई। रिया जी, अपनी चाची की तरफ से सबके लिए आइसक्रीम तो ऑर्डर कर दीजिए, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर। चाची ने अंतिम कोर तोड़ते हुए कहा। बिल्कुल चाची, सुमी तू जरा सबसे पूछकर आइसक्रीम ऑर्डर कर दे, रिया ने कहा। खाने के बाद सबने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। सुमी जी, मेरे लिए कैब भी बुक करवा दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए, चाची ने कहा। चाची, आपकी कैब 15 मिनट में आ जाएगी, सुमी ने कहा। आप पांचों बहनों को आज ऐसे अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हैं। आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है। बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना, चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा। कैसी बातें करती हो चाची, हम 5 नहीं 7 बहनें हैं, रिया ने कहा। चाची, आपकी कैब आ गई है, सुमी ने कहा। अच्छा रिया जी, चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई थी। पांचों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थी। पांचों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हो कि हम 5 बहनें अब दूसरों के लिए मिसाल हैं। सुमी, कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी, रिया ने अंदर घुसते हुए पूछा। कल 5 बहनें मायके से वापस अपने अपने ससुराल जाने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।